हिमाचल के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम इसका भूगोल, जिसमें इसकी पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, झीलें इत्यादि ये सब कुछ आएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसका इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास जो रहेगा, इसका संपूर्ण इतिहास आज हम पढ़ेंगे। और साथ में इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, धार्मिक स्थान, शिक्षा स्थान और कांगड़ा जिले की क्या स्थिति है उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। तो इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इस पे हमारे सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं शुरू हो गए हैं। अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नाम से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल, अगर आप हमारे जैसे लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसलिए इसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। सबसे पहले हम भूगोल के बारे में जानेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हम मैप के जरिए भी देख सकते हैं, आप इसकी दिशाओं का भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड को अभी आपकी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इसकी भौगोलिक स्थिति। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए मैप में, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है भौगोलिक स्थिति से कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक स्थिति से उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट जो है, तो नॉर्थ आ गया आपका इस साइड और वेस्ट आ गया आपका इस साइड। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ और वेस्ट जो है ये इसमें क्या है, 32 डिग्री 40 से 32 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश में तथा 70 डिग्री 35 से 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर, मतलब वेस्ट साइड में ये स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से कांगड़ा के दक्षिण में क्या क्या आता है, कांगड़ा का जो दक्षिण साइड है उसमें जैसे जो साउथ है उसमें क्या क्या जिले आते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के जिले हैं। यहाँ पे आ गया डिस्ट्रिक्ट ऊना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऊना के अलावा कौन सा आता है आपका, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर के अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो ये किस साइड को स्थित है, ये साउथ साइड को स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया आपका साउथ साइड, मतलब जो आपका दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण के अलावा इसके पूर्व में, तो पूर्व आ गया आपका इस साइड। ठीक है, इस जो है साइड आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या जिले आते हैं इसके, यहाँ पे आ गया आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति। कुल्लू और लाहौल स्पीति किस साइड को आते हैं, इसके ईस्ट साइड को आते हैं, पूर्व की साइड को इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो भौगोलिक स्थिति है कहाँ पे, उत्तर में, तो इसकी जो नॉर्थ में जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसके उत्तर में चंबा डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, चंबा आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा आता है इसके कहाँ पे, इसके उत्तर में, इसके नॉर्थ साइड में चंबा आता है। और इसके पश्चिम में पंजाब राज्य की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो पश्चिम में क्या आ जाता है फिर इसके, पंजाब आता है। तो ये है इसकी भौगोलिक स्थिति जो मैंने आपको बताई कि, तो इस तरह से कांगड़ा जिले के दक्षिण में ऊना, हमीरपुर और मंडी जिले स्थित हैं। ठीक है, और इसके पूर्व में कुल्लू और लाहौल स्पीति, उत्तर में चंबा तथा पश्चिम में पंजाब राज्य की सीमाएं इसके साथ लगती हैं। तो ये है इसकी भौगोलिक स्थिति। अब इसकी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, तो पर्वत श्रृंखलाएं
धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने व्हाइट मार्कर से यहाँ पे जो धौलाधार ये लाइन जो मैंने लगाई है, ये कौन सी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू से होते हुए, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है आपकी, जो कि आपकी ईस्ट साइड में है। ठीक है, कांगड़ा के किस साइड में पड़ती है, पूर्व साइड में पड़ती है, पूर्व दिशा में पड़ती है। तो जो जिला कुल्लू है, श्रृंखला कुल्लू से होते हुए भंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो कुल्लू से सीधा कहाँ आती है, ये कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये चंबा के हाथीधार के समानांतर चलती है। तो ये है आपकी कौन सी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद आ गई नदी, तो इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये रही आपकी ब्यास नदी, ये वाली। ठीक है, तो ब्यास नदी प्रवाहित होती है। तो इस तरह से ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर, इसका उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग से क्या होती है, इसका उद्गम होता है, से निकलती है और कुल्लू मंडी के बाद पालमपुर तहसील के संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है, और ब्यास नदी नदौन से होते हुए मिरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो सीधी कहाँ चल जाती है, फिर ये पंजाब चली जाती है। और बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलने वाली बिनवा नदी संधौल में ब्यास नदी में मिलती है, और न्यूगल नदी सुजानपुर टेहरा के पास ब्यास में मिलती है, और देहर और चक्की खड्ड कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी कौन सी, ब्यास नदी, जो इसकी स्थिति है, और इसकी जो झीलें हैं, कांगड़ा जिले की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी, इसमें जो झीलें हैं, कांगड़ा में डल, करेरी, डल, करेरी और करेरी प्राकृतिक झील है, और आपकी नेक्स्ट आ गई पोंग, पोंग डैम जो है, पोंग जो है ये कृत्रिम झील है। तो ये झीलें यहाँ पे स्थित है। एक तो आ गई आपकी डल, ठीक है, करेरी जो है प्राकृतिक झील है, और पोंग जो झील है वो कौन सी है, कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये है जिला कांगड़ा की भौगोलिक स्थिति जो मैंने आपको बताई। इसके आगे हम शुरू करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। जिला कांगड़ा, तो जिला कांगड़ा जो है, इसका जिले के रूप में गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को इसका जिले के रूप में गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को इसका जिले के रूप में गठन हुआ। ठीक है, लेकिन इससे पहले 9 मार्च 1846 से 1 नवंबर 1966 तक, तो इस तरह से जब इसका गठन हुआ जिले के रूप में, तो इससे पहले क्या था, इससे पहले 9 मार्च 1846 से 1 नवंबर 1966 तक जो कांगड़ा था, ठीक है, कांगड़ा पंजाब राज्य का क्या था, एक हिस्सा था। और पंजाब राज्य पुनर्गठन के बाद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा का क्या किया गया, विलय किया गया, और इसका जिले के रूप में गठन हुआ 1966 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिले को काटकर उन्ना, हमीरपुर एवं कांगड़ा जिलों का गठन भी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या कांगड़ा शब्द जो है, इसका अर्थ क्या है। कांगड़ा अर्थ है कान का गढ़। कान का गढ़ मतलब भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा, तो उसके कान जिस जगह पर गिरे, वही स्थान कालांतर में कांगड़ा कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ इसका गठन और इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। इसके बाद इसमें जो जिला मुख्यालय है वो क्या है, धर्मशाला इसका जिला मुख्यालय है। तो ये रहा आपका धर्मशाला, इसका जिला मुख्यालय। ठीक है, इसके बाद इसकी जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, जिला कांगड़े की कौन कौन सी तहसीलें और कितनी तहसीलें हैं, इसमें 18 तहसीलें हैं। और कौन कौन सी हैं तहसीलें जो है, इसमें बैजनाथ, बरो, देहरा, धर्मशाला, फतेहपुर, इंदौरा, जयसिंहपुर, ज्वालामुखी, ज्वाली, जसवान कोटला, कांगड़ा, खुंडिया, नगरोटा, बांगवा, नूरपुर, पालमपुर, रक्कड़, शाहपुर तथा मुल्तान, ये क्या है, इसकी सारे तहसीलें हैं। और उप तहसीलें कितनी हैं, 8 इसकी उप तहसीलें हैं। ठीक है, 8 उप तहसीलें जो है, इसमें कौन कौन सी, हरचकिया, थुरल, पंचरुखी, हरिपुर, गंगत, छड़ियाल, कोटला तथा नगरोटा और सूरिया जो है, इसकी 8 उप तहसीलें हैं। इसके बाद इसके जो उपमंडल हैं,
उपमंडल कितने हैं? 9 उपमंडल हैं। तो ये 9 उपमंडल कौन कौन से? एक तो आ गया आपका बैजनाथ, देहरा, धर्मशाला, जयसिंहपुर, ज्वाली, कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर और ज्वालामुखी इसके क्या है? इसके उपमंडल हैं। ठीक है, इसके बाद इसके विकासखंड जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं? 15 इसके ब्लॉक हैं। तो कौन कौन से? बैजनाथ, भवारना, देहरा, धर्मशाला, फतेहपुर, कांगड़ा, इंदौरा, लंबागांव, रैत, नगरोटा बांगवा, नूरपुर, नगरोटा सूरिया, पंचरुखी, परागपुर तथा सुलह इसके क्या है? ब्लॉक हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतें जो है इसकी 760 ग्राम पंचायतें हैं। और कुल गांव कितने हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में? 3868 कुल गांव है, लेकिन आबाद जो गांव है वो कितने हैं? 3619, 3619 आबाद गांव है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र जो है कितने हैं? 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, 14 विधानसभा क्षेत्र। और कांगड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5739 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी और भूगोल, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपको बता दिया मैंने। अब इसका शुरू करते हैं इतिहास, जिला कांगड़ा का इतिहास। कांगड़ा का इतिहास। इतिहास, तो इतिहास में कांगड़ा जिले के इतिहास के लिए जैसे कांगड़ा रियासत, गुलेर रियासत, कौन कौन सी? कांगड़ा इसकी रियासत, जैसे गुलेर, नूरपुर, कांगड़ा रियासत, गुलेर, नूरपुर, नूरपुर रियासत, सिब्बा रियासत, दत्तारपुर, बंगाहल। रियासतों का अध्ययन करवाऊंगी मैं आपको इसमें। ठीक है, तो इसमें कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर, सिब्बा, दत्तारपुर और बंगाहल रियासतें इसमें आएंगी। तो इसमें जो है इसमें कांगड़ा रियासत सबसे प्रमुख है, जो कांगड़ा है इसमें वो सबसे क्या है? प्रमुख है। और जसवा और कुटलैहर रियासत जैसे ऊना जिले में जो है मैं आपको बता दी है। ठीक है, तो इस तरह से जो कांगड़ा रियासत है इसको शुरू करते हैं। तो कांगड़ा रियासत का जो प्राचीन इतिहास रहा है वो क्या रहा है? कांगड़ा रियासत का प्राचीन इतिहास। कांगड़ा रियासत का प्राचीन इतिहास। कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जानी जाती थी। त्रिगर्त के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्व मानी जाती है। तो इसकी जो स्थापना हुई है महाभारत युद्ध के पूर्व हुई है। ठीक है, और इस रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी। स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने। ठीक है, और जिसकी राजधानी मुल्तान पाकिस्तान थी। राजधानी क्या थी इसकी? मुल्तान पाकिस्तान। और इस वंश या इस पीढ़ी के 234वें राजा सुशर्मा ने जालंधर त्रिगर्त के कांगड़ा के किले में किले की स्थापना पर उसके क्या किया था? राजधानी उसे बनाया था। तो इस तरह से इसे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस वंश या इस पीढ़ी के 234वें राजा सुशर्मा चंद ने जालंधर त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना पर उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरह से जो त्रिगर्त है, त्रिगर्त जो शब्द मैंने आपको बताया कि पहले इसे क्या नाम था? इस रियासत का त्रिगर्त नाम था। तो त्रिगर्त शब्द का जो अर्थ है त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ है तीन नदियां। तीन नदियां रावी, व्यास और सतलुज के बीच फैले भूभाग से है। त्रिगर्त का अर्थ क्या है इसमें वो आपने समझना है। तीन नदियों से, तीन
नदियों रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज, इनका अर्थ क्या है इसमें? के बीच फैले भूभाग से है। तो ये इसका अर्थ है, जिसमें बाणगंगा, कुराली, न्युगल और इनके संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। तो इनका जब संगम होता है तो इसे भी त्रिगर्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे जो है, ये तो हुआ इसका अभी प्राचीन इतिहास। तो इसमें जालंधर जो है, जालंधर पद्म पुराण और कनिंघम के अनुसार जालंधर नाम दानव जालंधर से लिया गया है, जिसको भगवान शिव ने मारा था। ठीक है, जालंधर, तो जालंधर जो है इसमें पद्म पुराण और कनिंघम के अनुसार जालंधर नाम जो है किसके जो जालंधर नाम लिया गया है वो दानव जालंधर से लिया गया है, जिसको किसने मारा था? भगवान शिव ने मारा था। ठीक है, तो इस तरह से राजधानी जो है, त्रिगर्त रियासत की राजधानी, त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट, वर्तमान कांगड़ा शहर। ठीक है, नगरकोट थी जिसे भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। इसे इन नामों से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, और इस शहर की स्थापना सुशर्मा ने की थी और महमूद गजनवी के दरबारी उल्वी ने अपनी पुस्तक में से भीमनगर, फरिश्ता ने भीमकोट, अलबरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी थी। किसने? इसमें महमूद गजनवी के दरबारी, कौन? दरबारी उतवी ने अपनी पुस्तक में इसे भीमनगर, फरिश्ता ने भीमकोट और अलबरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी। ठीक है, नगरकोट की संज्ञा दी थी। तो इस तरह से इसमें पुस्तकों में जो इसका विवरण रहा है वो किस तरह से रहा है? पुस्तकों में विवरण, त्रिगर्त नाम जो है महाभारत। ठीक है, और पुराणों और राजतरंगिणी में मिलता है। जो त्रिगर्त नाम है महाभारत, पुराणों और राजतरंगिणी में मिलता है। तो इस तरह से इनका जो विवरण है इनमें मिलता है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा गया है। किसके? पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधजीवी कहा गया, आयुधजीवी संघ कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से महाभारत काल जो रहा था, महाभारत काल के या महाभारत के युद्ध में सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था। ठीक है, और उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से
जो यूरोपीय यात्री थे, ये तो हुआ महाभारत काल। महाभारत काल जो था, महाभारत के युद्ध में सुशर्मा ने किसका पक्ष लिया था? कौरवों का पक्ष लिया था। ठीक है, और उसने मत्स्य देश के राजा विराट पर भी आक्रमण किया था। इसके बाद यूरोपीय यात्री जो रहे थे, यूरोपीय यात्री 1615 ईस्वी में थॉमस कोरियाट कांगड़ा में आए थे। ठीक है, इसके अलावा 1666 में थेवेनोट आए थे। 1783 में फास्टर और 1832 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा की थी। तो इन्होंने, ये जो थे यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की थी। तो इस तरह से राज तरंगिणी के अनुसार 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना, 520 ईस्वी में प्रवर सेना, मतलब दोनों कश्मीर के राजा ने त्रिगर्त पर क्या किया था? आक्रमण करके उसे जीता था। कब कब? राज तरंगिणी के अनुसार राज तरंगिणी के अनुसार 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना, ठीक है, और 520 ईस्वी में प्रवर सेना, मतलब दोनों ही कश्मीर के राजा थे, ने त्रिगर्त पर आक्रमण करके उसे जीता था। ठीक है, तो इस तरह से हेन सांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के राजा उदितो, मतलब उदिमा के मेहमान बनकर कांगड़ा भी आए थे, और वह पुनः 643 ईस्वी में कांगड़ा आए थे। और कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद 883 से 903, ये टाइम पीरियड था, ने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारा बताया, ये जो इतिहास रहा, ये कौन सा इतिहास था? ये जो इतिहास था आपका कांगड़ा रियासत का प्राचीन इतिहास था। अब शुरू करते हैं कांगड़ा रियासत का मध्यकालीन इतिहास। कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास। तो कांगड़ा का जो मध्यकालीन इतिहास रहा, इसमें महमूद गजनवी, सबसे पहले हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में ओहिंद के राजा, महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में ओहिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मापाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया। कांगड़ा पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इस तरह से उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? उस समय जो कांगड़ा का राजा था, उस समय कांगड़ा का राजा जो था जगदीश चंद्र था। जगदीश चंद्र जो था कांगड़ा का राजा था। ठीक है, और कांगड़ा किला 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में रहा था। जो कांगड़ा किला था, कब तक? कांगड़ा किला 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में रहा था। ठीक है, और 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आजाद करवाया था, जो तुर्कों के कब्जे में था। तो उसी समय 1043 ईस्वी तक जो तुर्कों के कब्जे में था कांगड़ा का किला, तो उसे आजाद किसने करवाया? 1043 ईस्वी में ही किला तोमर राजाओं ने आजाद करवाया।
ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन वह 1051 से 52, फिर से क्या हुआ था, 1043 ईस्वी में तो तुर्कों से उन्होंने छुड़ा लिया था, लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से 1051 से 1052 में फिर से तुर्कों के कब्जे में चला गया। तुर्कों के कब्जे में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर 1060 ईस्वी में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जसवान के बारे में। इसी में जसवान 1170 ईस्वी में पदमचंद और पूरबचंद जसवान राज्य का संस्थापक जो था, ठीक है, ने कांगड़ा पर राज किया। ने कांगड़ा पर क्या किया, राज किया। तो इस तरह से पूरबचंद ने अपने बड़े भाई पदमचंद से रुष्ट होकर जसवा नामक राज्य की स्थापना की थी। और इस तरह से जसवा कांगड़ा से सबसे पहले निकलने, मतलब अलग होने वाली शाखा रियासत थी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, तो जसवान जो था, जसवान पर जो राज किया था, किसने किया था, 1170 ईस्वी में पदमचंद और पूरबचंद ने कांगड़ा पर क्या किया, राज किया दोनों ने। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद जो पूरबचंद था, ये अपने बड़े भाई पदमचंद से, ठीक है, पदमचंद और पूरबचंद क्या थे, दोनों भाई थे आपस में। तो इस तरह से जो पूरबचंद था, ये छोटा भाई था। ठीक है, तो इसने अपने बड़े भाई पदमचंद से रुष्ट होकर, नाराज होकर क्या किया, इसने जसवा नामक राज्य की स्थापना की। तो इसने जसवा राज्य की स्थापना की थी। और जसवा कांगड़ा के से सबसे पहले, मतलब जसवा जो था कांगड़ा से सबसे पहले अलग हुआ था। ठीक है, ये जो शाखा थी, ये जो रियासत थी, सबसे पहली शाखा थी जो इससे अलग हुई थी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, राजपुर थी, और इसके शासक जसवाल कहलाने लगे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया नेक्स्ट क्या आया फिर, हृदय चंद। हृदय चंद, त्रिगर्त के राजा हृदय चंद ने, ये किसका राजा था, त्रिगर्त का राजा। ठीक है, त्रिगर्त के राजा हृदय चंद ने अपनी पुत्री लक्षणा का विवाह किरग्राम बैजनाथ के राजा लक्ष्मण चंद के साथ किया था, जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था। ठीक है, और बैजनाथ के शिलालेख जो शारदा लिपि में है। ठीक है, तो इसमें शक संवत 1126 अंकित है, जो ईसा का वर्ष 1204 के 1204 है, इसके द्वारा इसका पता चलता है। ठीक है, इसके बाद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक तुगलक पृथ्वी चंद मोहम्मद बिन तुगलक ने के 1337 में कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। ठीक है, जो था पृथ्वी चंद, जो था इस समय पृथ्वी चंद 1330 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के के 1337 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण के समय कौन था, पृथ्वी चंद राजा था। ठीक है, कांगड़ा का राजा था। तो इस तरह से रूपचंद फिरोज शाह तुगलक के 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। तो इसके बाद रूपचंद था, वो किस समय था, रूपचंद जो था 1360 ईस्वी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। के समय कांगड़ा का राजा था।
ठीक है, तो इस तरह से रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक धर्मचंद नाटक में भी मिलता है, जो 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। और फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करके ले गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था, इसमें जो ज्वालामुखी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर से क्या किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए वो ले गया था। और इन पुस्तकों का फारसी में दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1390 ईस्वी में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा सागर चंद 1375 ईस्वी में था, और कांगड़ा के राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उसे क्या किया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो इसके बाद आया तैमूरलंग। तैमूरलंग के बारे में तैमूरलंग तैमूरलंग जो था, इसमें कांगड़ा के राजा मेघचंद के समय 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। कांगड़ा के राजा मेघचंद 390 ईस्वी के समय 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। ठीक है, और वर्ष 1399 ईस्वी में वापसी में तैमूरलंग के हाथों में धमेरी मीन नूरपुर रियासत को इसने क्या किया था, लूटा था। कब? 1399 ईस्वी में तैमूरलंग ने धमेरी यानी नूरपुर रियासत को लूटा था। ठीक है, और इस तरह से हिंदूर नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की क्या की थी, मदद की थी इसमें। तो इस तरह से इसके बाद है हरिचंद प्रथम और करमचंद, हरिचंद और करमचंद के बारे में। तो ये अभी आपका जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं हम हरिचंद प्रथम और करमचंद। हरिचंद और करमचंद, तो हरिचंद प्रथम एक बार शिकारी के लिए जो हरिचंद प्रथम था, एक बार क्या हुआ, शिकार के लिए हड़सर मतलब गुलेर गए, जहां वे कुएं में गिरकर अपने सैनिकों से बिछड़ गए और कई दिनों तक नहीं मिले थे। तो इस तरह से उन्हें मरा समझकर उनके भाई करमचंद को राजा बना दिया गया था। और हरिचंद को 21 दिन बाद एक व्यापारी राहगीर ने खोजा था, और हरिचंद को अपने भाई के राजा बनने का समाचार मिला। तो उन्होंने हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर गुलेर की क्या कर दी थी, गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो गुलेर राज्य की जो स्थापना हुई थी, इन्होंने कब की थी? गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इस तरह से गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार उत्सव में प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि वह कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था और संसार चंद प्रथम करमचंद का बेटा था, जो 1430 ईस्वी में क्या बना था, राजा बना था। तो ये था इसका हरिचंद और करमचंद का जो मैंने आपको बताया, इस तरह से इन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका धर्मचंद। धर्मचंद जो था, इसका टाइम पीरियड 1528 से 1563 ईस्वी तक का। तो इस तरह से मानिकचंद था, जयचंद इसमें जो था, तो धर्मचंद जो था, धर्मचंद शेरशाह सूरी और हुमायूं का समकालीन कांगड़ा का राजा था। किसका? ये समकालीन राजा जो था, किसका समकालीन राजा था? समकालीन राजा हुमायूं
और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं का। ठीक है, तो इस तरह से धर्मचंद के शासनकाल में 1562 ईस्वी में माणिकचंद नामक एक भट्ट ने धर्मचंद्र नामक नाटक लिखा था, जिसमें कांगड़ा के राजा रूपचंद और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह का वर्णन भी मिलता है। तो था धर्मचंद। ठीक है, इसके बाद मुगल वंश, मुगल वंश में जैसे धर्मचंद का मैंने आपको बताया, इसके बाद मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद। ठीक है, अकबर के समकालीन राजा थे। ये किसके समकालीन राजा थे? अकबर के समकालीन राजा रहे थे। और राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। तो इस तरह से राजा जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था और अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा था। तो इस तरह से तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने 1572 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा किया, लेकिन हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा ने के पंजाब आक्रमण की वजह से उसे क्या करना पड़ा था? इसे छोड़ना पड़ा था। और अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। और 1590 ईस्वी में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया, लेकिन उसे क्या हुआ? हार मिली थी और उसे अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा था। तो ये था मुगल वंश, जिसमें इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हुआ था। ठीक है, मुगल वंश के बाद हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको त्रिलोकचंद के बारे में बताया, तो त्रिलोकचंद जो था, त्रिलोकचंद त्रिलोकचंद जो था 1605 से 1612 ईस्वी तक। त्रिलोकचंद 1605 ईस्वी में कांगड़ा का राजा बना था। कब बना था? 1605 ईस्वी में। ठीक है, उसी वर्ष जहांगीर 1605 ईस्वी भी गद्दी पर बैठा था और त्रिलोकचंद जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, तो इस तरह से त्रिलोकचंद और हरिचंद द्वितीय जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे। और हरिचंद द्वितीय के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और रैन विक्रमजीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर क्या किया? नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से नवाब अली खान कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था। ठीक है, तो इस तरह से जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा भी आए थे और कांगड़ा किले में मस्जिद इन्होंने बनवाई थी और वापसी में वह नूरपुर और पठानकोट होते हुए वापिस गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट राजा था वो था चंद्रभान। इसके बाद चंद्रभान सिंह जो था, चंद्रभान सिंह 1627 से 1660 ईस्वी तक। तो इस तरह से कांगड़ा वंश का जो अगला राजा था वो था चंद्रभान, जिसे मुगलों ने राजगीर की जागीर देकर अलग जगह बसा दिया था और चंद्रभान सिंह को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, चंद्रभान के बाद नेक्स्ट था विजय रामचंद। विजय रामचंद जो था 1660 से 1697 ईस्वी तक। तो इस तरह से इसने बीजापुर शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो था आलमचंद। आलमचंद कब से कब तक? 1697 से 1700 ईस्वी तक। तो इस तरह से इसने आलमचंद के पुत्र हमीर चंद, तो इसमें जो था 1667 ईस्वी में सुजानपुर के पास आलमपुर शहर किसने क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसने? आलमपुर ने। ठीक है, तो इस तरह से आलमपुर शहर की इसने नींव रखी। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा था वो था हमीर चंद। हमीर चंद कब से कब तक? 1700 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक ये राजा था। ठीक है, तो इस तरह से इसने आलमचंद के पुत्र
आलमचंद के पुत्र हमीरचंद, ये जो था आलमपुर चंद का जो था, आलमचंद का जो था पुत्र था। आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने क्या किया था, हमीरपुर में किला बनाकर हमीरपुर शहर की क्या रखी थी, इसने नींव रखी थी। ठीक है, तो इस तरह से इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना था। ठीक है, तो इस तरह से जो राजधानी थी, राजधानी 1660 ईस्वी से 1697 ईस्वी तक बीजापुर जो राजधानी रही थी इनकी। राजधानी 1660 से 1697 ईस्वी तक बीजापुर। मध्यकालीन इतिहास में जो राजधानी रही थी कांगड़ा की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बनी 1697 से 1748 तक आलमपुर राजधानी रही थी। और इसके बाद 1761 से 1824 तक सुजानपुर टिहरा, ठीक है, कांगड़ा रियासत की राजधानी रही थी। ठीक है, और 1660 से 1824 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इसमें जो था पूर्व और बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी, जो कि 1855 में अंग्रेजों ने धर्मशाला में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, 1855 में अंग्रेजों ने धर्मशाला को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा आपका रहा था इसका कांगड़ा जिले का मध्यकालीन इतिहास। अब है इसका आधुनिक इतिहास, कांगड़ा जिले का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो रहा, सबसे पहले अभयचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो अभयचंद जो था 1747 से 1750 ईस्वी तक राजा था। तो इस तरह से अभयचंद ने ठाकुर द्वारा और 1748 ईस्वी में टिहरा में किले की स्थापना की थी। ठीक है, किसने, अभयचंद ने। ठीक है, अभयचंद के बाद आया घमंडचंद 1751 से 1774 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसने घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। ठीक है, ये आपने ध्यान से सुनना है, नोट भी कर लेना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो घमंडचंद ने क्या किया था, 1761 ईस्वी में किसकी नींव रखी, सुजानपुर शहर की नींव रखी। और अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण, मुगलों पर जो आक्रमण था, ठीक है, का फायदा उठाकर घमंडचंद ने कांगड़ा किला को छोड़कर अपनी पुरानी सारी रियासत पर कब्जा कर लिया। और घमंडचंद को 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी ने जालंधर दोआब का निजाम बनाया। और घमंडचंद की 1774 ईस्वी में क्या हो गई थी, फिर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राजा बना संसार चंद द्वितीय। संसार चंद द्वितीय जो था 1775 से 1824 ईस्वी तक। तो इसमें जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। कौन? जस्सा सिंह रामगढ़िया एक सिख था जिसने किस किस पर आक्रमण किया, कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। और उसे 1775 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने क्या किया था, उसे हरा दिया था। ठीक है, कब हराया था, 1775 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने उसे हराया था। और संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए 1781 ईस्वी में बुलाया था। कब बुलाया था, 1781 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए बुलाया गया था। और सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था।
और उसने 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया तथा बदले में मैदानी भूभाग ले लिया था। इसके बाद संसार चंद द्वितीय के बाद संसार चंद के जो आक्रमण रहे थे इसके जो आक्रमण थे वो क्या थे? संसार चंद ने रिहलू के लिए चंबा के राजा को नेरटी शाहपुर में हराया था। ठीक है, और उसने मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक नादौन में रखा, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। और संसार चंद ने 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? बिलासपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, बिलासपुर पर आक्रमण किया और जो बाद में उसके पतन का कारण ही बना था। और कहलूर मतलब बिलासपुर के राजा महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे दिया था। ठीक है, इसके बाद संसार चंद का जो पतन रहा था, आक्रमण के बाद पतन, अमर सिंह थापा ने 1805 ईस्वी में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरिया मतलब हमीरपुर में संसार चंद को हराया था। और संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ले ली थी और संसार चंद ने नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किले से निकलकर 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की थी। ठीक है, तो ये मैं आपको पतन बता रही हूँ इसका। तो इस तरह से 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया था और संसार चंद ने कांगड़ा किला को 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दे दिए थे। कितने? 66 गांव दिए थे महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का नाजिम मतलब गवर्नर बनाया और संसार चंद की 1824 ईस्वी में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद के पुत्र अनिरुद्ध चंद को फतेह सिंह अहलुवालिया के साथ बंधक रखा हुआ था। ठीक है, कब? 1809 ईस्वी से। और संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद 1 लाख रुपया रणजीत सिंह को नजराना देकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसके बाद फिर राजा कौन बना? अनिरुद्ध चंद बना था। तो अनिरुद्ध चंद के बारे में शुरू करते हैं। अनिरुद्ध चंद 1824 ईस्वी में इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह मतलब जो जम्मू से था के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा था। ठीक है, तो इस तरह से अनिरुद्ध चंद ने टाल मटोल कर अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा से करवा दिया था। तो इस तरह से अनिरुद्ध चंद स्वयं अंग्रेजों के पास नगर पहुंचे। ठीक है, और अनिरुद्ध चंद के चाचा फतेह चंद ने अपनी पौत्री का विवाह रणजीत सिंह के पुत्र हीरा सिंह से किया था, जिससे प्रसन्न होकर रणजीत सिंह ने उसे राजगीर की जागीर भेंट कर दी थी और संसार चंद की रखैल के पुत्र जोधवी चंद ने अपनी 2 बहनों का विवाह रणजीत सिंह के साथ ही करवा दिया था। और 1833 ईस्वी में
1833 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अनुरीत चंद की मृत्यु के बाद उसके बेटों मतलब रणवीर चंद और प्रमोद चंद को महल मौर्या में जागीर दी थी, हमीरपुर में जागीरें दे दी थी। ठीक है। और वर्ष 1846 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आया था। कब आया था? 1846 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आया और अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद, प्रमोद चंद, प्रताप चंद, जयचंद और ध्रुवदेव चंद कांगड़ा के राजा बने थे। ठीक है। इस तरह से राजा जयचंद को ब्रिटिश आर्मी में 1888 ईस्वी में मेजर की उपाधि दी गई थी और ध्रुव देवचंद कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा बना था। ठीक है। कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा जो था कौन था? ध्रुव देवचंद जो था अंतिम राजा था। ठीक है। और 1850 से 1851 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद की मृत्यु के बाद लंबा गांव के रईस प्रताप चंद को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया और राजा जयचंद को महाराजा की उपाधि भी दी गई थी और अंग्रेजों ने 1855 ईस्वी में कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। इसके बाद ये तो था आपका आधुनिक इतिहास। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रियासत आई गुलेर रियासत। नेक्स्ट अब इसके बारे में क्या है? गुलेर रियासत के बारे में। गुलेर रियासत, गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। प्राचीन नाम क्या था? ग्वालियर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। तो इस तरह से कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की, जहां उसने शहर व किला भी बनवाया था। ये मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है। और हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है और हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। इस रियासत की जो राजधानी थी वो क्या थी? हरिपुर थी। हरिपुर इसकी राजधानी थी। ठीक है। और गुलेर रियासत से 1450 ईस्वी में सिब्बा रियासत मतलब शिवरामचंद द्वारा ठीक है का जन्म हुआ था और ये कांगड़ा के से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। दूसरी रियासत जो अलग हुई थी वो कौन थी? सिब्बा रियासत थी। ठीक है। तो इसमें जो शासक रहे थे वो कौन कौन थे? जो राजा थे, पहला आ गया आपका रामचंद 1540 से 1570 ईस्वी तक। ठीक है। तो इस तरह से गुलेर रियासत के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की थी। ठीक है। तो इस तरह से वह अकबर का समकालीन था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बना जगदीश चंद। जगदीश चंद 1570 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है। तो ये था गुलेर रियासत के जो राजा थे। ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले हम 1700 में पहुंच गए थे, 1824 1828 ईस्वी तक पहुंच गए, 1855 ईस्वी तक पहुंच गए, लेकिन फिर से 1570 या 1540 से हमने शुरू किया। तो ये गुलेर रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका भी पूरा आधुनिक इतिहास इसमें आएगा। तो गुलेर रियासत का जो आधुनिक इतिहास है तो इसमें रामचंद पहले राजा, दूसरे जगदीश चंद। ठीक है। तो इस तरह से 1570 से 1605 तो 1572 ईस्वी में कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी उसमें जगदीश चंद ने भाग नहीं लिया था। तो ये था। इसके बाद आया आपका रूपचंद। रूपचंद इस रियासत का जो राजा रहा था 1610 से 1635 ईस्वी तक। ठीक है। तो इस तरह से रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की थी। तो इसने मुगलों की मदद की और जहांगीर ने उसे बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। वह जहांगीर का क्या था? समकालीन था। मैंने पीछे भी आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो था
मानसिंह। नेक्स्ट राजा मानसिंह 1635 से 1661 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस तरह से रूपचंद ने का मैंने आपको बताया, तो मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि धारण दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शेर अफगान। किसने दी थी? शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि। और उसने मकोट व तारागढ़ किले पर 1641 से 1642 ईस्वी में कब्जा किया था। और मानगढ़ का किला मानसिंह ने ही बनवाया था और 1661 ईस्वी में बनारस में उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा था राज सिंह था। राज सिंह कब से कब तक? 1675 से 1695 ईस्वी तक। तो इस तरह से राज सिंह ने चंबा के राजा चतर सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को क्या किया था? हराया था। इसके बाद नेक्स्ट आया प्रकाश सिंह, जो गुलेर रियासत के राजा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश सिंह 1760 से 1790 ईस्वी तक। प्रकाश सिंह से पूर्व दलीप सिंह 1695 से 1730 और गोवर्धन सिंह 1730 से 1760। अगर इसमें बीच में आप देखें कि 1695 ईस्वी के बाद कौन राजा रहा था, तो इसमें जो रहे थे वो कौन कौन थे? दिलीप सिंह 1695 से 1730 ईस्वी तक। और इसके बाद गोवर्धन सिंह 1730 से 1760 ईस्वी तक के राजा जो थे गुलेर रियासत के राजा बने थे। ठीक है, इसके बाद कौन आए? फिर प्रकाश सिंह आए। प्रकाश सिंह के समय घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा कर लिया था। जब ये इसके राजा बने रियासत के, तो उस समय किसने? घमंड चंद ने क्या किया था? गुलेर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और बाद में संसार चंद ने गुलेर पर भी कब्जा किया। ठीक है, और ध्यान सिंह वजीर ने कोटला इलाका गुलेर राज्य के कब्जे में 1785 ईस्वी में रखने की मदद की थी। ठीक है, तो इसके समय में क्या हुआ था? गुलेर रियासत पर कब्जा हो गया था। इसके बाद आए फिर भूप सिंह। भूप सिंह कब से कब तक? 1790 से 1820 तक। ठीक है, भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था। जो भूप सिंह था गुलेर रियासत का अंतिम राजा था। ठीक है, तो इसने जो था इसने शासन किया और देरा सिंह मजीठिया ने 1811 ईस्वी में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर भी कब्जा कर लिया था इसी के समय में। ठीक है, और भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह 1820 से 1877 ईस्वी में सिखों से हरिपुर किला आजाद करवा लिया था उसने। और शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, रघुनाथ सिंह और बलदेव सिंह गुलेर वंश के राजा बने थे। और वर्ष 1846 में गुलेर पर अंग्रेजों का शासन भी स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1846 में अंग्रेजों ने फिर किस पे भी शासन किया था? गुलेर पर भी शासन कर लिया था। तो ये तो हुआ भी आपका गुलेर रियासत के बारे में। इसके आगे नेक्स्ट आया नूरपुर राज्य। नूरपुर राज्य नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? धमेरी। ठीक है, क्या था इसका नाम? धमेरी। क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम था धमेरी। और नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी जो थी पठानकोट थी। पुरानी राजधानी पठानकोट या पैठान। ठीक है, अकबर के समय में नूरपुर के राजा बासदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर में बदल दी थी। और प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुम्बपुर क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। तो इनको पहले क्या कहा जाता था? औदुम्बर के नाम से भी जाना जाता था। और नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम पठानिया था, जो कि पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो थी स्थापना इसकी राज्य की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर
चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर, दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जसपाल जो था, जो राजा रहे थे इसके, कौन कौन से रहे थे इस राज्य के? जसपाल कब से कब तक? 1313 से 1337 तक। और एक किसका समकालीन था? अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, जो जसपाल था। इसके बाद नेक्स्ट आया कैलाशपाल। कैलाशपाल कैलाशपाल जो था 1353 से 1397 ईस्वी तक राजा रहा था। इसने तातर खान, खुरासान का गवर्नर फिरोज शाह तुगलक के समय को इसने हराया था। तातार खान को इसने हराया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राजा भीमपाल। भीमपाल 1473 से 1513 ईस्वी तक। तो इसमें सिकंदर लोदी का ये समकालीन था। ये किसका समकालीन था? सिकंदर लोदी का समकालीन था। इसके बाद है भक्तमल। भक्तमल कब से कब तक? 1513 से 1558 ईस्वी तक। तो इस तरह से भक्तमल का विवरण अकबरनामा में मिलता है। इसका विवरण किसमें मिलता है? अकबरनामा में इसका विवरण मिलता है। अब भक्तमल के समय शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम सुर शाह ने मकोट किला बनवाया था और सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1757 ईस्वी में भक्तमल के सहयोग से मकोट किले में शरण ली थी। और मुगलों के जो मुगल थे, उन्होंने 1558 ईस्वी को भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया, जहां बैरम खान ने उसे मरवा दिया था। और भक्तमल ने शाहपुर में भी किला बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट है तख्तमल। भक्तमल के बाद नेक्स्ट कौन है? तख्तमल। तख्तमल जो था 1558 ईस्वी से 1580 ईस्वी तक। तो ये जो था को भक्तमल के स्थान पर राजा बनाया गया था। ठीक है, जैसे उसको मरवा दिया गया, उसके बाद तख्तमल को क्या किया? राजा बनाया गया था। और वह भक्तमल का ही भाई था। ठीक है, तो इस तरह से उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदलने के बारे में सोचा, लेकिन हकीकत में लाने से वो पहले ही वो मर गया था। ठीक है, वो मतलब स्थानांतरित नहीं कर पाया था। तो इसके बाद नेक्स्ट बना फिर बासदेव। नेक्स्ट कौन बना? बासदेव बना 1580 से 1613 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस तरह से बासदेव ने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी लाई, मतलब नूरपुर में लाई। ठीक है, और बासदेव ने कई बार मुगलों के विरुद्ध जो था विद्रोह किया, खास तौर पर किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। और ये सारे विद्रोह सलीम जहांगीर के समर्थन में थे और बासदेव के जहांगीर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और अकबरनामा में बासदेव को राजा बासु भी कहा गया है। उसने 1585 से 1590 से 90 तक, 1594 से 95, 1602 से 1603, 1603 से 1604 में अकबर के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था, मतलब बहुत बार इसने किया था। और जहांगीर से अच्छे संबंध होने की वजह से अकबर ने राजा बासु को माफ कर दिया था। और राजा बासु इन विद्रोह के दौरान माओकोट किले चक्की नदी के पूर्व में स्थित में इन्होंने शरण ले ली थी। और जहांगीर
ने सम्राट बनने के बाद राजा बासु का मनसब 1500 से बढ़ाकर 3500 कर दिया था। इसके बाद कौन बने फिर? सूरजमल। सूरजमल। सूरजमल कब से कब तक? 1613 से 1619 ईस्वी तक। तो इस तरह से सूरजमल को बासदेव की मृत्यु के बाद नूरपुर का राजा बनाया गया था और वह बासदेव का ही बेटा था। जो सूरजमल था बासदेव का बेटा था और सूरजमल ने मुर्तजा खां से और बाद में शाह कुली खान एवं मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा कर कांगड़ा किले पर कब्जा करके अभियान को रद्द करवा दिया था और सूरजमल ने मौके का फायदा उठाकर खुद कांगड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया और जहांगीर ने सुंदरदास राय रैन, विक्रमजीत और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो इस तरह से सूरजमल को 1619 ईस्वी में क्या किया गया था? उसके भाई माधव सिंह के साथ पकड़कर मृत्यु दंड दे दिया गया था और जगत सिंह को नूरपुर का राजा बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बना था? जगत सिंह जो था नूरपुर का राजा बना था। तो इसके बाद नेक्स्ट आया जगत सिंह। कब से कब तक? 1619 से 1646 ईस्वी तक। तो इस तरह से जगत सिंह के समय जहांगीर 1622 ईस्वी में अपनी पत्नी के साथ धमेरी आया था, नूरपुर आया था और जगत सिंह ने नूर जहां के सम्मान में धमेरी नूरपुर का नाम मतलब धमेरी का नाम क्या रखवा दिया था? नूरपुर रखवाया था। और जगत सिंह ने 1623 ईस्वी में डल्लोक युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को मारा और बलभद्र को अपनी पूरी निगरानी में राजा बनाया था। उसी तरह से बसौली के राजा भूपत पाल को गिरफ्तार करके जगत सिंह ने सबसे पहले 1614 से 1615 ईस्वी में बसौली पर कब्जा कर लिया और जगत सिंह को और उसके पुत्र रूपचंद राजरूप ने क्या किया था? राजरूप ने 1640 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इसे दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा था और जगत सिंह के काल में नूरपुर राजा अपनी समृद्धि के शीर्ष पर था, मतलब काफी समृद्ध हो गया था और वह नूरजहां की बेटी या नूरजहां को बेटी कहकर संबोधित करता था और 1643 ईस्वी में मुगलों ने जगत सिंह से माओकोट, नूरपुर और तारागढ़ किले छीनकर क्या कर लिया था? उस पर कब्जा कर लिया था। किसने? मुगलों ने 1641 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह को क्षमा कर दिया गया और जगत सिंह ने के नूरजहां से अच्छे संबंध थे, इसलिए बेगम के कहने पर जहांगीर ने जगत सिंह को क्षमा कर दिया और शाहजहां ने 1645 में जगत सिंह को बदशाह मतलब बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज दिया था। तो इस तरह से इस अभियान का नेतृत्व अमीर उल उमरा कर रहा था और जगत सिंह पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने पहाड़ी राज्यों के परिसंघ में से अलग हो गया था या अलग रहा था। फिर इसके बाद जो राजा बने वो कौन थे? राजरूप सिंह। कब से कब तक? 1646 से 1661। तो इस तरह से जो राजरूप था, राजरूप सिंह, शाहजहां ने जगत सिंह की मृत्यु के बाद राजरूप सिंह को बचखां के अभियान में भेजी सेना का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, और राजरूप सिंह के द्वारा सिखों का साथ छोड़कर उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब के का उसने क्या किया था? साथ दे दिया था और औरंगजेब ने उसे 3500 हजारी का मनसब और दारा सिकों के पुत्र सलेमान सिकों का पीछा करने के लिए सेना लेकर गढ़वाल भेज दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बना मंधाता। मंधाता कब से कब तक? 1661 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस तरह से राजा जगत सिंह की प्रशंसा में लिखी राजगाथा का आधा भाग मांधाता द्वारा ही लिखा गया था और मुगलों की सहायता व प्रशंसा प्राप्त करने वाली मांधाता आखिरी
करने वाला महदाता आखिरी पठानिया राजा था। ये आखिरी पठानिया राजा था और इसके शासन काल में बाहू सिंह जो कि राजरूप सिंह का भाई था, उसने शाहपुर में मुगलों से जहांगीर प्राप्त कर राजधानी बनाई थी और 1686 ईस्वी में रूप सिंह ने इस्लाम कबूल कर मुरीद खान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ और नूरपुर 1781 ईस्वी में सिखों ने कब्जा कर लिया था। नूरपुर कब कब्जा किया सिखों ने? सिखों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट जो बने थे वो थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कब से कब तक? 1753 से 1790 ईस्वी। तो इस तरह से पृथ्वी सिंह के समय घमंड चंद जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा था। तो वर्ष 1785 ईस्वी में नूरपुर रियासत जो थी लखनपुर के पास स्थानांतरित हो गई, जो कि 1746 ईस्वी तक वहीं पर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक है, 1846 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट बने वीर सिंह। वीर सिंह जो थे 1790 से 1846 ईस्वी तक। तो वीर सिंह जो थे नूरपुर रियासत पर शासन करने वाला अंतिम राजा था। नूरपुर राज्य का ये क्या था? अंतिम राजा था। तो इस तरह से वीर सिंह ने अपने राज्य पर महाजन रणजीत सिंह का कब्जा होने के बाद जागीर लेने से इनकार कर दिया था और नूरपुर और जसवा के राजा 1815 ईस्वी में रणजीत सिंह के सियालकोट सैनिक सम्मेलन में नहीं गए थे और वीर सिंह ने 1826 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। कब? 1826 ईस्वी में। और वीर सिंह को पकड़कर रणजीत सिंह ने 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा, जिसे बाद में चंबा के राजा चरहट सिंह ने 85,000 रुपए देकर छुड़वाया था। ठीक है, क्योंकि वीर सिंह उनका क्या था? जीजा था। और 1846 ईस्वी में अंग्रेजों का नूरपुर पर कब्जा हो गया और वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह के समय नूरपुर रियासत के वजीर राम सिंह पठानिया ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था और राम सिंह पठानिया को पकड़कर सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और जसवंत सिंह ने 1857 ईस्वी में विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति वफादारी भी दिखाई थी। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? नूरपुर रियासत। नूरपुर रियासत का जो इतिहास रहा था इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका सिब्बा रियासत, सिब्बा राज्य। नेक्स्ट क्या है? सिब्बा राज्य, सिब्बा रियासत। तो सिब्बा राज्य जो है, सिब्बा राज्य गुलेर राज्य की शाखा थी। गुलेर राज्य की शाखा थी। ठीक है, तो इस तरह से जिसकी स्थापना गुलेर के राजा के छोटे भाई शिवराम चंद ने की थी। शिवराम चंद ने कब की थी? 1450 ईस्वी में की थी। ठीक है, और जहांगीर 1622 ईस्वी में सिब्बा राज्य भी आया था और सिब्बा राज्य पर 1786 से 1806 ईस्वी तक संसार चंद और 1808 से में गुलेर के भूपचंद और 1809 से 30 तक महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा किया था। ठीक है, और सिब्बा राज्य को डाडा सिब्बा भी कहा जाता है, डाडा सिब्बा। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री ध्यान सिंह के कहने पर 19वीं शताब्दी में 2 चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित रही थी और सिब्बा का अंतिम राजा जो था राम सिंह था। ठीक है,
तो इस तरह से सिब्बा का अंतिम राजा राम सिंह 1845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसकी 1874 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसका चचेरा भाई विजय सिंह गद्दी पर बैठा और परिवार का अंतिम पारंपरिक शासक शाम सिंह था। ठीक है, अंतिम पारंपरिक शासक जो था शाम सिंह। तो ये थी आपकी सिब्बा रियासत। सिब्बा रियासत के बाद नेक्स्ट आई दत्तारपुर राज्य। दत्तारपुर दत्तारपुर राज्य जसवा के दक्षिण सिब्बा के पश्चिम सिब्बा के पश्चिम और गुलेर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, स्थित था। ठीक है, तो इस तरह से दत्तारपुर राज्य सिब्बा की राज्य की ही शाखा थी जिसकी स्थापना 1550 ईस्वी में दत्तार चंद ने की थी। 1550 ईस्वी में दत्तार चंद ने दत्तारपुर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से डडबाल इस राज्य के परिवार का उपनाम है और गोविंद चंद ने 1806 ईस्वी में संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी और दत्तारपुर के राजा जगत सिंह ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तो उन्हें कैद कर अल्मोड़ा भेज दिया गया, जहां उनकी 1877 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और वह रियासत वर्तमान में दसूर तहसील है। ठीक है, इसके बाद है बंगाल राज्य। बंगाल राज्य बंगाल राज्य जो है, बंगाल राज्य की राजधानी क्या थी, बीर थी और इस राज्य की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी। स्थापना किसने की थी, एक ब्राह्मण ने। एक ब्राह्मण ने इस राज्य की स्थापना की थी जो राजा बनने के बाद चंद्रवंशी राजपूत कहलाया। चंद्रवंशी राजपूत कब कहलाया, ये राजा बनने के बाद चंद्रवंशी राजपूत। तो इस तरह से बंगाल राज्य जो था, इसमें इसकी राजधानी मैंने आपको बताई कि बीर थी और इस राज्य की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी जो राजा बनने के बाद चंद्रवंशी राजपूत कहलाया था। ठीक है, तो इस तरह से पाल उपनाम वाले इस राज्य के राजाओं में पृथ्वीपाल प्रसिद्ध है। पृथ्वीपाल 1710 से 1720 ईस्वी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध मतलब इसमें आपने ये समझना है कि जो पाल उपनाम था, पाल उपनाम वाले इस राज्य के राजा थे, तो इसमें जो पृथ्वीपाल था, पृथ्वीपाल राजा जो था ये प्रसिद्ध था। ठीक है, और जिले मंडी के राजा सिद्धसेन ने 1720 ईस्वी में दमदमा महल में इसे मरवाया था और पृथ्वीपाल के बाद रघुनाथ पाल, पृथ्वीपाल के बाद कौन, रघुनाथ पाल रघुनाथ पाल 1720 से 1735 ईस्वी तक
और दलेल पाल 1710 से 1735 से 1745, 1745 तक राजा बने थे इस राज्य के। ठीक है, तो इस तरह से मानपाल बंगाल का अंतिम शासक था। उसके बाद कांगड़ा और गुलेर ने इस पर कब्जा कर लिया था। अंतिम शासक कौन था? मानपाल। कब थे? 1749 ईस्वी में। तो ये इसके अंतिम राजा थे। और इसके बाद क्या हुआ था? कांगड़ा और गुलेर ने इस पर भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। किस पर? बगाल राज्य पर भी। ठीक है, तो ये था इसका आधुनिक इतिहास, जिसमें आपने रियासतों के बारे में भी पढ़ा। इसके आगे नेक्स्ट है इसकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है कांगड़ा जिले में 1849 ईस्वी में चाय की खेती शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1849 ईस्वी में कांगड़ा में चाय की खेती शुरू की गई। ठीक है, और बीड़ में चाय प्रोसेसिंग उद्योग, और 1939 ईस्वी में पालमपुर में चाय फार्म स्थापित किया गया। बीड़ में चाय प्रोसेसिंग उद्योग और पालमपुर में चाय फार्म स्थापित किया गया। ठीक है, और नगरोटा, पालमपुर और शाहपुर में रेशम बीज केंद्र स्थित हैं। कहां पे? नगरोटा, पालमपुर, शाहपुर में रेशम बीज केंद्र स्थित हैं। ठीक है, और नगरोटा में 1936 ईस्वी में मधुमक्खी पालन फार्म स्थापित किया गया। और कांगड़ा में 1973 ईस्वी में 1973 दुग्ध योजना शुरू की गई। क्या की गई? दुग्ध योजना शुरू की गई। ठीक है, तो इस तरह से जो प्राकृतिक गैस के जो भंडार है कहां पाए गए हैं? कांगड़ा के ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, और परियोजना जो है इसमें पौंग जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर 396 मेगावाट है। ठीक है, और गज विद्युत परियोजना कौन कौन सी है जो परियोजनाएं हैं? एक तो है आपकी पौंग जल विद्युत परियोजना,
ब्यास नदी पर 396 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, इसके बाद है गजगज विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे, शाहपुर में 10 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, और इसके बाद है बनेर जल विद्युत परियोजना। बनेर जल विद्युत परियोजना, इसमें कितनी क्षमता है, 12 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, तो ये थे आपकी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके धार्मिक स्थान एवं मंदिर। धार्मिक स्थान एवं मंदिर, तो इसमें है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर जो है, अकबर ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था और फिरोज शाह तुगलक यहां से 1300 पुस्तकें फारसी के अनुवाद के लिए ले गया था। ठीक है, इसके बाद है ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, इस मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। ठीक है, और कांगड़ा के मसरूर रॉक मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। और बैजनाथ में शिव मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर। ठीक है, इसके अलावा नूरपुर में गंगा मंदिर। नूरपुर में गंगा मंदिर। और कौन सा है, चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर, ठीक है, आदि सभी कांगड़ा जिले में ही स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए इसके धार्मिक स्थान और इसके मंदिर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कांगड़ा जिले में शिक्षा और स्थान। शिक्षा और स्थान, ठीक है, तो शिक्षा और स्थान जो है, कांगड़ा के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कांगड़ा के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसका एक भाग कहाँ है, देहरा में भी स्थित है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो धर्मशाला है, और धर्मशाला में डल झील और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है। और यह बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। धर्मशाला छोटा तिब्बत या छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है। और धर्मशाला में 1863 ईस्वी में सेंट जॉन्स चर्च के पास लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। और बार मेमोरियल मतलब युद्ध स्मारक भी कहाँ पे स्थित है, धर्मशाला में है। धर्मशाला में प्रतिवर्ष 340 सेंटीमीटर वर्षा होती है और तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी धर्मशाला में ही है। धर्मशाला का निर्माण 1846 ईस्वी में लॉर्ड मैक्लॉड ने किया था और वह पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर थे। ठीक है, और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी क्या है, स्थित है। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि विद्यालय, पालमपुर में कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। स्थापना 1978 में की गई थी। इसके बाद है आयुर्वेदिक कॉलेज।
आयुर्वेदिक कॉलेज जो है पपरोला में, आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में स्थित है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, ठीक है। पपरोला में नवोदय स्कूल भी है, नवोदय स्कूल भी है, ठीक है। तो इस तरह से स्थान है। कांगड़ा के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ठीक है, कांगड़ा के अंद्रेटा में है। कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जिसकी प्रमुख किताबें लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? एम.एस. रंधावा ने, एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग, एम.एस. रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग, जे.सी. फ्रेंच ने, जे.सी. फ्रेंच ने संसार चंद ऑफ कांगड़ा किताब, किताब लिखी, ठीक है। और इसके जो स्थान है जैसे कि त्रिमुंड धर्मकोट कांगड़ा जिले में स्थित है। धर्मकोट को छोटा इसराइल भी कहा जाता है। धर्मशाला के समीप धर्मकोट में ध्यान, मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र स्थित है, ठीक है। और योल के निकट चिमन्या संदीपनी हिमालय आश्रम स्थित है। और घराना नामक स्थान जादू से रोगमुक्त होने के लिए लोगों में प्रसिद्ध है, ठीक है। और दलाई लामा जो थे धर्मशाला कब आए थे? 1959 ईस्वी में धर्मशाला आए थे, ठीक है। तो इसके जो जननांकीय आंकड़े थे, कांगड़ा जिले की जनसंख्या 1901 ईस्वी में 4,78,364 थी, जो 1951 में बढ़कर 5,70,673 हो गई थी। और वर्ष 1971 ईस्वी में कांगड़ा की जनसंख्या 8,863 हो गई थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 15,10,075 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कांगड़ा का जो स्थान है, कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 5,739 वर्ग किलोमीटर, और ये हिमाचल प्रदेश के जिलों में चौथा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में चौथा सबसे बड़ा जिलों में चौथा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और कांगड़ा जिले की जनसंख्या 12 जिलों में सर्वाधिक है। कांगड़ा जिला 2011 में जनघनत्व में 5वें स्थान पर है, ठीक है। और 10वें स्थान पर है, मतलब इसमें जनसंख्या में, ठीक है। और कांगड़ा जिला दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में 7वें स्थान पर था, ठीक है। और कांगड़ा जिले का लिंगानुपात 2011 में हमीरपुर के बाद सर्वाधिक, मतलब दूसरा स्थान इसका है। और कांगड़ा जिले में 2011 में शिशु लिंगानुपात के मामले में पिछड़कर 11वें स्थान पर चला गया था। और जैसे कि उन्नाव के बाद 876 शिशु लिंगानुपात के साथ 11वें स्थान पर अभी है, ठीक है। और साक्षरता में कांगड़ा जिला 2011 में तीसरे स्थान पर आता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के बाद सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कांगड़ा जिले में है, और कांगड़ा जिले का 33.92% भाग वनांच, मतलब उसमें वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इस मामले में ये छठे स्थान पर है।
तो इस तरह से ये क्या रहा है आपका जिला कांगड़ा, जिसके बारे में आज आपने जाना, इसके संपूर्ण इतिहास, इसकी भूगोल, ठीक है, इसके बारे में, हर चीज के बारे में आपने पढ़ा। तो इस तरह से अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड